नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीवाईक्यूएस करने वाले हैं और वो पीवाईक्यूएस किसके हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड के। ओके, तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग दिया है, कौन बनेगा चैंपियन। देखते हैं कितने बच्चे आज के क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को पता है। ओके, वेट। ओके, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो आप सब रेडी हो? एक बार लाइव चैट में जो भी बच्चे जुड़े हैं वो बता दो, ढेर सारे थम्स अप दे दो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग रेडी हो। ओके, और देखो पीवाईक्यूएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे जो पीवाईक्यूएस है वो आपके 2021 के। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के मतलब कि एनटी अब क्वेश्चन पूछने लगे, कितना डीपली पूछने लगे। ओके, वो आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। रेडी? चलिए, एक लाइन आप लोगों के लिए आपको पता है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। और मेरी वर्ड्स स्पेशली आप लोगों के लिए एक ही लाइन है, और वो लाइन कौन सी है बता दीजिए सब लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या तो फिर लाइव चैट में जो भी बच्चे जुड़े हैं वो सारे के सारे बता देंगे। दम लगा के हैसा। ओके, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखना है ताकि ऑल नोटिफिकेशन करके रखना है ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला आज का क्वेश्चन एक है। ओके, क्वेश्चन को रीड करो सब लोग। आश्रित चर में सवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन कह रहा है आश्रित चर मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। ओके, तो आश्रित चर में सहपरिवर्तनों के आशय से। ओके, मतलब कि उनके यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की हो रही है। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो सा परिवर्तन होता रहता है, ओके, जो चेंजेस होता रहता है, ओके, तो उसके आशय से हम किस अनुसंधान प्रणाली में क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर करते हैं, मतलब कि मैनुपुलेट करते हैं। ओके, तो कौन सी ऐसी एक मतलब कि मेथड है, प्रणाली है, बताइए। ओके, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये देखना चाहते कि अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ भी चेंज करती हूँ तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पर होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं कुछ भी जोड़ तोड़ करूँ, हेर फेर करूँ, मैनिपुलेट करूँ, ओके, तो उसकी इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो जाएगी और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आएगा। चलिए बताइए ऐसी कौन सी प्रणाली है? फटाफट आंसर करना है सबको कि जितने भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो बच्चे लाइव चैट के अंदर आंसर करेंगे, और जो भी बच्चे बाद में मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, किसी ना किसी कारण से वो टाइम पे मतलब लाइव नहीं आ पाते हैं, तो बाद में भी जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना वो बच्चे बाद में भी कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो। ओके, बिकॉज क्या है पता है, इस बार मैंने जी सेट की जब प्रिपरेशन करा रही थी तब मैंने बच्चों को बोला था कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप पास हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, ओके, तो आपको मैं गिफ्ट दूंगी। ये मैंने एग्जाम के पहले मतलब कि जब प्रिपरेशन कराती थी तब बोला था। ओके, अब क्या हुआ, एग्जाम के टाइम पे रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट भी शेयर किया मुझसे। ओके, अब मुझे उनको गिफ्ट देनी थी तो मैंने आज उनको बोला कि आप लोग ना जिन बच्चों ने मेरी यूट्यूब चैनल से ईमानदारी से बताना है, ओके, जितने भी बच्चों ने मतलब कि मेरी यूट्यूब चैनल से क्वालिफाई किया है वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल करके दे देंगे। फॉर्म में मैंने एक मतलब कि ऐसी कंडीशन रखी थी कि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में एक आध कमेंट तो आपने की होगी, है ना, जिससे मुझे पता चल पाए कि हाँ आपने मेरी ही यूट्यूब चैनल से मतलब प्रिपरेशन की हुई है। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मतलब वीडियोस तो देखे थे लेकिन कमेंट कहीं पर भी नहीं की थी, है ना, तो अब इन बच्चों का मुझे क्या करना? मुझे क्या पता कि वो बच्चे सच में मेरे यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर रहे थे या कहीं और से कर रहे हैं। ओके, गिफ्ट का मामला आता है तो थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना, रहा न जाए जी ललचाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं हो सकता या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके,
तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मेरे साथ पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि डिपेंडेंट वेरिएबल में सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर होता है, ये देखने के लिए मैं कौन सी प्रणाली का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर आपका आएगा प्रयोगात्मक प्रणाली, मतलब कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल करके देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर करते, जोड़ तोड़ करते। जैसे कि मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि लाइट है, लाइट की इफेक्ट बच्चों की सीखने की गति पर क्या इफेक्ट करती है, मतलब कि लर्निंग स्पीड पर क्या इफेक्ट करती है। ओके, बच्चे के लर्निंग स्पीड पर क्या इफेक्ट करती है, मुझे अगर ये देखना है तो मैं लाइट को क्या करूंगी, लाइट मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लर्निंग में जो लर्निंग की स्पीड है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब कि लाइट को मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगी, या कभी कभी मैं उसको कम कर दूंगी, या कभी कभी मैं मध्यम रख लूंगी। ओके, और कभी कभी बिल्कुल भी कम कर दूंगी। ओके, और उसके बेस पर मैं यहाँ पर सारे की इफेक्ट देखूंगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो जा रहा है। ओके, मतलब लाइट को मैं चेंज करती हूँ तो क्या बच्चों के लर्निंग स्पीड में कोई मतलब कि इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें मैं देखती हूँ। ओके, तो ये क्या है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट मेथड जो है वहां पर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर करके डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहा है वो देखते हैं। ओके, तो मोस्टली हमें याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ओके, या तो फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोल दो, जो भी बोलो, उसके अंदर हम ये काम करते हैं। ओके, ये 100% काम यहाँ पर होता ही होता है। ओके, फिर बात करते कार्योत्तर प्रणाली की, बात करते एक्स पोस्ट फैक्टो में मैंने क्या बताया था कि घटना जो है वो घटित हो चुकी होती है, उसके बाद हम उस पर क्या करते, रिसर्च करते। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, उसके बाद हम रिसर्च करते हैं कि भाई बाढ़ आया है तो किसकी वजह से आया है। ओके, तो ये हम देखते हैं, तो वहां पर हम क्या बारिश को ज्यादा कम कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बारिश तो आकर चली गई है ना, अब वो तो अपनी इफेक्ट छोड़कर चली गई, तो उसको तो हम मैनिपुलेट कर नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम वेरिएबल को हेर फेर बिल्कुल भी नहीं कर पाते एक्सपोजिटिव फैक्टों के अंदर। ओके, केस स्टडी की बात करती तो केस स्टडी मेथड जो है उसके अंदर हम ओनली 1 यूनिट ले लेते हैं, यूनिट बोल दो या कोई एक परिवार बोल दो, एक शाला बोल दो। ओके, या फिर एक संस्था बोल दो, एक ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, कि किसी एक पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और वहां पर हम मतलब कि क्वालिटेटिव रूप से ही वहां पर रिसर्च करते होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम वेरिएबलों को ये नहीं देखते कि इसके अंदर मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ तो उसकी इफेक्ट उस पर क्या पड़ रही है। ओके, ये नहीं देखा जा सकता। ओके, तो ये केस स्टडी मेथड भी आपका नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, अब देखो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है ना, तो वो तो सर्वे किया जाता है, जैसे कि वोटिंग में करते हैं ना, इलेक्शन टाइप पे हम देखते हैं, है ना, कि भाई कितने लोग बीजेपी को वोट देने वाले हैं। ओके, देने वाले हैं, फ्यूचर की बात आ जाती है। ओके, हम वहां पर अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा। ओके, संभवित क्या होने वाला है आगे। ओके, तो यहाँ पर हम सर्वे करके देखते हैं, सर्वे करने के बाद उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो डाटा मिलता है उसके बेस पर कि इतने प्रतिशत लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, इतने प्रतिशत लोग हैं वो कांग्रेस को देंगे। ओके, वो सारा हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का मतलब मैनिपुलेट करके नहीं देखते। ओके, उनको जो भी प्रयोगकर्ता होते हैं, जो रिप्लाई करेगा, ओके, उसके बेस पर ही हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे। बिल्कुल सही। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। देखो साथ में चलोगे तो मतलब जितना पढ़ाती हूँ उतना तो अच्छे से पढ़ो। ओके, मुझे पता है मैं कभी कभी टाइम नहीं दे पाती हूँ आप लोगों को, लेकिन पुराने वीडियोस देखा करो, पुराने वीडियो भी मैंने डिटेल्स में बहुत सारा मतलब बहुत सारा सिलेबस कवर करवाया है, तो पुराने वीडियोस भी देखा करो, वहां पर पीवाईक्यूएस भी करवाए हुए हैं। ओके, तो उसको भी देखा करो, जिस दिन मैं मतलब कि क्लास नहीं ले पाती उस दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। मतलब इंपेरिको इंडक्टिव पैराडिग्म की बात हो रही है। चलिए बताइए, यहाँ पर मैंने आपको दो मतलब कि आपको सिखाए थे प्रतिमान, एक इंपेरिको इंडक्टिव सिखाया था, एक हाइपोथेटिको डिडक्टिव सिखाया था, अगर याद हो तो आप लोगों को। ओके, तो इनमें से आज बात किसकी हो रही है? इंपेरिको इंडक्टिव पैराडिग्म की बात हो रही है। चलिए इसका आंसर करिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, न कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी रिसर्च है उसका संबंध किससे है? भाई प्रोसेस से। ओके, ना कि उसके आउटकम्स और प्रोडक्ट से। ओके, उसके बाद देखो तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन से समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है, मतलब कि पॉजिटिविस्ट पर आधारित है। ओके, पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी पर आधारित है। ओके, ये बताया। देखो मैंने जब भी पढ़ाया था तभी बोला था कि वर्ड्स को पकड़ना सीख लोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर पॉजिटिविस्ट फिलोसॉफी की बात हो रही। उसके बाद देखो सी कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है? पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही। ओके, पार्टिसिपेंट परसेप्टिव की बात हो रही है। चले उसके बाद देखो पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है, मतलब जनरलाइजेशन करने का प्रयास करता है। देखो वर्ड से ही पकड़ लो, वर्ड से ही पता चल जाएगा आपको। ओके, चले बताइए। चले अब यहाँ पर समझते हैं, इंपेरिको इंडक्टिव की बात हो रही है। हमने दो आपको वर्ड्स बताए थे, एक बताया था आपको इंपेरिको इंडक्टिव, ओके इंडक्टिव, एंड दूसरा बताया था कौन सा? हाइपोथेटिको या तो फिर हाइपोथेटिकल, जो भी बोलो। ओके, दोनों का मतलब एक ही है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव के बारे में बताया था, डिडक्टिव। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था? ये था आपका क्वालिटेटिव, ये क्या था? क्वालिटेटिव। ओके, और ये क्या था आपका? क्वांटिटेटिव। बस इसको याद रखना था। ओके, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीजें हैं दोनों में। ओके, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी रिसर्च की तो प्लीज देख लेना। चलिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से समझ आ गया। देखो यहाँ पर पहला वाला देखो, अभी रिजल्ट और उत्पादों से ज्यादा मतलब कि उस पर फोकस नहीं किया जाता है कि रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम्स क्या निकलेगा। ओके, लेकिन वहां पर क्या किस तरीके से प्रोसेस की जा रही उससे मतलब होता है इसका मतलब। ओके, तो ये वाला तो सही है ना भाई। इंपेरिको के अंदर क्वालिटेटिव में हम यही तो देखते हैं, रिजल्ट कहाँ पर देखते हैं भाई? रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं, है ना। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव में देखते हैं, और क्वालिटेटिव में हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर क्वालिटेटिव में हम प्रोडक्ट्स या आउटकम नहीं देखते। ओके, यहाँ पर हम प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी। ओके, यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखो तो पॉजिटिविस्ट की बात आ रही। पॉजिटिविस्ट क्या है? आपकी क्वांटिटेटिव है, मैंने बताया था आपको, है ना। सिद्धांतों पर काम करते हैं, सैद्धांतिक रूप से साइंटिफिक तरीके से काम किया जाता है। ओके, तो वो हो गया आपका क्या है? पॉजिटिविस्ट है ना। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट याद आया? पोस्ट पॉजिटिविस्ट किसके विपरीत में है? तो पॉजिटिविस्ट के विपरीत में। पहले आया था पॉजिटिविस्ट, उसके विपरीत में आ गया था आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ओके, इसके मतलब के विरुद्ध में आया था। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या बोलता है? पॉजिटिविस्ट बोलता है कि भाई आप लोग जो बता रहे, मतलब आप पॉजिटिविस्ट ये बोल रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ भगवान की वजह से नहीं होता है। ओके, वो क्या बता रहा है कि सारा कुछ जो है वो भगवान की वजह से नहीं होता है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो कोज इफेक्ट के ध्यान में रखते हुए बनती है। ओके, मतलब कि सूर्य निकलता है तो उसके पीछे का भी मतलब क्या है? रीजन है। और वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि भाई जस्ट वेट। ओके, ओके, तो वो रीजन क्या है? सूर्य निकलता है तो उसके पीछे का रीजन यह है कि भाई जो पृथ्वी है, ओके पृथ्वी है, वो अपनी धुरी पर क्या है मतलब कि झुकी हुई है, उसी वजह से वो अपनी धरी पर क्या है? घूमती रहती है। ओके,
तो उसी वजह से दिन रात होते हैं। ओके, उसी वजह से सूर्य हमें दिखता है और रात को चांद हमें दिखता है। ओके, तो ये बताता है आपका पॉजिटिविस्ट। ओके, जबकि इम्पीरिको डिडक्टिव क्या बोलती है, इम्पीरिको डिडक्टिव इनका विरोध करती है और बोलती है कि भाई आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि हमने जो बताया वो 100% सही है। जैसे कि पॉजिटिविस्ट ये बोलती है कि भाई आत्मा जो है वो आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ओके, हम जिसको बता सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ओके, जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, वो सारी चीज को हम मतलब कह सकते हैं कि हाँ ये सही है। ओके, तो पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, प्रूफ के साथ बताओ, जो भी चीज है वो प्रूफ के साथ बताओ। जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि नहीं भाई, आप 100% उसका प्रूफ नहीं दे सकते। ओके, अगर आप ये बोल रहे हैं कि दुनिया में ईश्वर नहीं है क्योंकि हम ईश्वर को देख नहीं पाते, तो मतलब आप प्रूफ दो कि ईश्वर नहीं है, तो उसका प्रूफ भी तो आपके पास नहीं है। चलो भाई, हमारे पास ये प्रूफ नहीं है कि ईश्वर इस दुनिया में है, उसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो आपके पास भी तो प्रूफ नहीं है कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं है ना। आप भी तो प्रूफ करके बताओ कि भाई इस दुनिया में ईश्वर नहीं है। तो दोनों तरह से मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है ना, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मतलब कि एक्सेप्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मानता है, वो क्वालिटेटिव को मानता है। ओके, क्वांटिटेटिव को भी मानता है, लेकिन हम बोलते हैं ना किसी भी चीज को 90% कोई मानता है और 1% कोई नहीं मानता है, तो हम उस चीज को जिन जिन लोगों ने 90% माना है उसी को हम मतलब कि जनरलाइज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये बात है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को पोस्ट पॉजिटिविस्ट मानता है, लेकिन क्वालिटेटिव जो है ना वो 90% होता है और जो क्वांटिटेटिव होता है वो 1% होता है। इसी वजह से हम हाईएस्ट मात्रा जिसकी है उसी को हम मतलब उसी का लेबल वहां पर लगा लेते हैं। समझ आ गई चीजें। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविस्ट है तो इम्पीरिको में नहीं आएगी, तो बी वाला आपका गया, बी को पहले हटा लो सारे के। ओके, अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे। अब देखो पार्टिसिपेंट कहाँ पर होता है, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव कहाँ पर होता है, जहां पर हम प्रतिभागी बनकर वहां पर हम परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि अवलोकन करना। ओके, देखना वहां पर। ओके, हम वहां पर देखते हैं कि जैसे कि हमने एथनोग्राफी की बात की थी, तो एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, किस कल्चर के बारे में देखते हैं, उनके वहां पर रहते हैं, कल्चर के बीच में रहते हैं, वो किस तरीके से बिहेवियर करते हैं और कैसे बिहेवियर करते हैं, सारी चीजों को हम उनके वहां पार्टिसिपेंट करके देखते हैं। ओके, तो वो क्या है, वो आपका है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीरिको डिडक्टिव में रखते हैं, क्वालिटेटिव में आ जाता है। ओके, वो किस में आता है, क्वालिटेटिव में आता है। ओके, तो सी वाला आपका सही है। अब देखो सी तो दोनों में है भाई, है ना। आगे चलो अभी। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, मतलब जनरलाइज करने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, जनरलाइज तो हम करते ही नहीं क्वालिटेटिव डाटा को। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ना उसको हम मतलब जनरलाइज की कहाँ तक, देखो जनरलाइज का कैसे होता है, तो ये पूरी पॉपुलेशन है, उनमें से मैंने सैंपल ले लिया। ओके, अब इस सैंपल का जो रिजल्ट आएगा ना, तो क्वालिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, इस सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वो पूरी पॉपुलेशन पर हम लागू नहीं कर सकते क्वालिटेटिव के अंदर। ओके, क्वांटिटेटिव में हम लागू कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्वालिटेटिव में हम लागू नहीं कर सकते, मतलब उसको जनरलाइज पूरी पॉपुलेशन पर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर भी यही बात है, तो हम यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन यहाँ पर तो जनरलाइज कर सकते, ऐसा बोला गया है। ओके, तो ये वाला आपका गलत हो गया, डी वाला, तो ये गया आपका काम से। ओके, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा थर्ड इज। तो जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, मतलब कि आप लोग सारी चीजें समझ चुके हैं, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, पॉजिटिविस्ट क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं दो। ओके, उसको आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। देखो वर्ड्स को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। एक्शन रिसर्च की बात हो रही है और यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इम्प्रूव होता है। ओके, एक्शन रिसर्च के अंदर
जो भी पार्टिशनर होता है, प्रैक्टिशनर होता है, प्रैक्टिशनर मतलब जो भी अभ्यास कर रहा है, जो रिसर्चर है, उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर प्रैक्टिशनर ऐसा वर्ड दिया है। ओके, तो जो प्रैक्टिशनर होता है, अभ्यास करता होता है, रिसर्चर होता है, वो क्या है, उद्देशित अनुसंधान का उपयोग, मतलब कि एक्शन रिसर्च। अब देखो यहाँ पर उद्देशित अनुसंधान दिया है, वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर। और मैंने जब भी पढ़ा है, तब रिसर्च पढ़ाते टाइम मैंने ऑलवेज कहा है कि भाई आप लोग ना हिंदी वर्ड्स को कम याद रखो और इंग्लिश वर्ड को ज्यादा याद रखो। ओके, तो यहाँ पर देखो उद्देशित अनुसंधान, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये होता क्या है ना, लेकिन अगर आपको इंग्लिश मीनिंग पता होगा ना, तो आप तुरंत क्विकली आंसर को मतलब पहचान पाओगे, क्वेश्चन को पहचान पाओगे कि क्या कहना चाहता है। ओके, तो एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। एक्शन रिसर्च का जो प्रैक्टिशनर है, वो एक्शन रिसर्च का उपयोग जो है, यूज जो है, वो प्राइमरीली यानी कि प्रधानतः, ओके, मोस्टली वो किसके लिए, डाटा की जो मतलब कि जो सिचुएशन होती है, प्रदत्त परिस्थिति, मतलब कि जिस पर हमें डाटा कलेक्ट करना है, वो सिचुएशन की बात हो रही है। तो जो सिचुएशन है उसमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, सुधार करना है। अब देखो यहाँ पर संवर्धन नाम दे दी है। ओके, संवर्धन की जगह पर सुधार भी दिया जा सकता है, कुछ भी नाम दे दिया जाता है। ओके, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इम्प्रूव याद रखना है। ओके, मैंने कुछ वर्ड्स भी आपको एक्शन रिसर्च में बताए थे कि ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो इम्प्रूव शब्द आ जाता है तो आपको समझ लेना है एक्शन रिसर्च की ही बात हो रही है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर तो ये तो बात सही है भाई, एक्शन रिसर्च के अंदर हम यही तो देखते हैं कि जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो एक्शन रिसर्च करते हैं। बच्चे अगर मान लो कि क्लासरूम के अंदर 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे में से मान लो 2 बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करके कभी आते ही नहीं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा ना, इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो होमवर्क करके नहीं आते, तो क्यों नहीं आते हैं होमवर्क करके, क्या रीजन रह रहा है जिसकी वजह से वो क्या है भाई, होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं। तो ये मैं चेक करूंगी, सारे डाटा को कलेक्ट करूंगी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन सारा यहाँ पर उसके मतलब फर्स्ट स्टेप भी होते हैं। ओके, क्या होता है और ये भी मैंने याद करवाया था। ओके, पहले प्लान बना लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद उसी प्लान को एक्ट करते हैं, फिर जाके उस प्लान को हमने अप्लाई कर दिया, एक्ट कर दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा प्लान जो है वो कामयाब हुआ कि नहीं, बच्चे होमवर्क करके ला रहे हैं कि नहीं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन के बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन मनन करेंगे कि अब आगे क्या करना है। बच्चे अब होमवर्क करके ला रहे हैं, अब आगे उस पर मतलब कि कितना ला रहे हैं, किस तरीके से ला रहे हैं। ओके, वो सारा देख के आगे की प्रोसेस क्या करनी वो देखेंगे। क्लियर, तो ये आपको 4 स्टेप भी इसमें मैंने सिखाए थे। ओके, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात हो रही, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, तो जहां पर पहले स्टेटमेंट को गलत बताया ना, उसको तो पहले ही यहाँ से भगा दो। ओके, इसको अब भगा दिया, फिर यहाँ पर देखो इसको भी भगा देते हैं। क्लियर, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब बात आती है व्यवहार अनुसंधान। अब देखो मैंने यहाँ पर भी ये बोला था कि आपको इंग्लिश वर्ड ही याद रखने। ओके, तो अप्लाइड रिसर्च की बात हो रही है भाई। अप्लाइड रिसर्च जो है, यहाँ पर देखो व्यवहार अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांत, मतलब पहले से जो स्टेबलाइज हुए हैं, मतलब कि जो पहले से स्थापित हो चुके सिद्धांत है, उसकी प्रयोज्यता के उद्देश्य, मतलब उसके प्रयोज्यता का मतलब क्या होता है, उपयोग करना होता है। ओके, उपयोग, ओके, उसके उपयोग के उद्देश्य से अन्वेषण की ओर, मतलब कि खोज करने की ओर उन्मुख होता है। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अप्लाइड रिसर्च जो है ना, वो डायरेक्ट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी स्टैब्लिश, मतलब कि जो सिद्धांत पहले से स्थापित हो चुके हैं उसकी उपयोग करने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, उसको खोज करते हैं, उसको उन्मुख करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल भी सही है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही है। ओके, थर्ड वाला निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पर सेकंड को इनकरेक्ट बताया। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर क्या है, करेक्ट है। क्लियर, आई होप यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो पहला आंसर जिसने भी दिया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। ओके, क्योंकि उनका आंसर क्या है, सही है। ओके, जस्ट वेट। ओके, मैं यहाँ पर चार्जर लगा लेती हूँ। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है। चलो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी मेथड है जहां पर परिकल्पना परीक्षण मतलब कि हाइपोथेसिस को जो टेस्टिंग करते हैं, ओके, उसकी जो प्रोसेस होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, ओके, उसकी जो प्रोसेस है उसमें इष्टतम रूप से मतलब कि मोस्टली, ओके, मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि बाह्य चरों मतलब क्या है भाई, बाह्य चरों मतलब कि आपके एक्सटर्नल वेरिएबल है, ओके, यहाँ पर दिया है थोड़ा सा क्वेश्चन इंग्लिश में इधर उधर वर्ड्स हो गए हैं तो मतलब डोंट वरी, ओके। तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल है बाह्य चर किसको कहेंगे ये बताओ। पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मान लो कि मैंने ये देखा कि टीचर की जो टीचिंग मेथड है, ओके, टीचर की क्या है टीचिंग मेथड है। अब इन टीचर की टीचिंग मेथड है उसकी इफेक्ट बच्चों के सीखने की गति पर, लर्निंग पर, ओके, लर्निंग पर क्या इफेक्ट हो रही, बच्चों के सीखने पर क्या इफेक्ट हो रही है। अगर मुझे ये चेक करना है तो टीचिंग मेथड जो है वो क्या है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और लर्निंग क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है ना। अब क्या होता है कि यहाँ से बाहर से कोई आवाज भी आ रही है, नॉइज आ रही है, ओके, ये नॉइज भी क्या कर रही है यहाँ पर लर्निंग पर इफेक्ट कर रही है, नॉइज भी क्या कर रही है लर्निंग पर इफेक्ट कर रही है। अब जो इफेक्ट कर रहा है वो तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है ना। तो यहाँ पर ये भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट मुझे इसकी मतलब इफेक्ट चेक नहीं करनी, मुझे ये नहीं चेक करना कि भाई बाहर से जो नॉइज आ रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट कर रही है, बच्चे के लर्निंग पर क्या इफेक्ट कर रही है, मुझे ये नहीं चेक करना है। मुझे चेक क्या करना है कि टीचिंग मेथड की क्या लर्निंग पर क्या इफेक्ट हो रही है ना। तो ये मतलब ये बीच में टांग गड़ा रहा है, मतलब सीधे समझिए, ओके, क्या कर रहा है बीच में टांग गड़ा रहा है, ओके। होता है ना कभी कभी लाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ अच्छे से मतलब जीते होते हैं तो तीसरा पर्सन आता है उन दोनों के बीच में, ओके, और फिर क्या होते हैं दोनों के बीच में दरार आ जाती है। वैसे बहुत सारी मूवीज में बताते हैं ना कि एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, है ना, ये कंडीशन होती है। मतलब कि घर वाली तो थी ही घर वाले के पास, ओके, लेकिन बाहर वाली जो है ना वो बाह्य चर के रूप में आ गई, मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल के रूप में आकर इफेक्ट करने लगी घर वाले पर, ओके। तो यही बात है यहाँ पर, ओके। तो हमें इसकी इफेक्ट चेक नहीं करनी है, ओके। तो इसकी भूमिका को सुरक्षित कौन से मतलब कि जब भी हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं उस टेस्टिंग की जो पूरी प्रोसेस चलती है, ओके, उसमें जो एक्सटर्नल वेरिएबल है उनकी भूमिका को कौन सी मेथड है जो सुरक्षित करती है, मतलब कि उनको कंट्रोल कर देती है, कंट्रोल करके हम उसका मतलब अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके। मतलब कि मैंने यहाँ पर आंसर भी दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पर देखो कार्योत्तर प्रणाली मतलब कि एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, यहाँ पर तो हम वेरिएबल में मतलब जोड़ तोड़ कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये वाला तो आपका मतलब कि ऐसे ही दे देते हैं एनटीए वाले, है ना। हिस्टोरिकल मेथड में भी तो यही होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसमें मतलब हम जोड़ तोड़ तो वैसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम उसमें जोड़ तोड़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ओके। मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई बुक्स ले ली, मतलब गांधी जी पर मैं अगर मान लो कि रिसर्च करें तो गांधी जी की मतलब मान लो कि 15 बुक है, अगर मुझे चाहिए, मुझे पता चलता है कि चलो मुझे 10 बुक में से मतलब कंटेंट पूरा मिल गया है, ओके, तो मैं 5 जो मैंने 15 ली थी ना उसको कम करके मैं 10 मतलब कि बुक्स भी ले सकती हूँ। तो ये तो मैं यहाँ पर भी मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ तो कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना वो आपका एक्सटर्नल वेरिएबल है उसको कंट्रोल करने की बात यहाँ पर नहीं की जाती, ओके। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि वो तो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के अंदर तो लोगों के जो भी रिव्यू मिलेंगे, ओके, उसको तो मतलब उनके ओपिनियन को तो हम मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये वाला तो बिल्कुल भी गया। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओके। और एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर ही हम ये सारे काम करते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाई हुई, ये मेथड हो या फिर रिसर्च का टाइप्स हो, ओके, दोनों चीजें है क्या। रिसर्च और मेथड में पहले तो समझो कि डिफरेंस क्या है। ये रिसर्च जो है ना, रिसर्च और मेथड, ओके,
ये मेथड, इन दोनों में मतलब कि क्या डिफरेंस है। रिसर्च है वो पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम मतलब कि शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ओके, मेथड क्या होती है, मेथड का यूज करके हम रिसर्च करते हैं। ओके, अगर मैं मान लो कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रही तो मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करूंगी, तो दोनों चीजें तो सेम ही हुई ना भाई। हिस्टोरिकल रिसर्च कर रही है तो हिस्टोरिकल मेथड का यूज करके करूंगी, तो मतलब दोनों में चीजें तो सेम ही आएगी ना। ये रिसर्च है ना, मान लो बड़ा बॉक्स है। ओके, ये मुझे मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, ये बड़ा बॉक्स है, हमारा रिसर्च है। ओके, रिसर्च है, और इसके अंदर बैठ रहा है जो छोटा बॉक्स है, वो आपकी मेथड है। बस यही काम है, मेथड, मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं। क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, देख लो कितना मतलब डीपली पूछा गया इस बार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबंध है। चलिए, यहाँ पर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात हो रही है। देखो, ट्रू एक्सपेरिमेंटल मैंने सिखाई थी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी सिखाई थी, है ना। ये सारी मतलब कि मैंने आपको सिखाई हुई थी, और प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी सिखाई हुई थी। ओके, तो ये तीनों की तीनों इसीलिए मैंने सिखाई थी। जब मैं मतलब ये जो डिजाइन लगा है ना वर्ड, वो मैंने आपको रिसर्च के अंदर टाइप्स में पढ़ा दिए थे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स जो थे, मतलब रिसर्च के टाइप्स का एक पार्ट था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, उसी के अंदर मैंने ये डिजाइन, डिजाइन क्या बताती है पता है, रिसर्च डिजाइन होती है ना, वो हमारी पूरी रूपरेखा होती है। जिस तरीके से हम घर बनाते हैं ना, तो घर का मैप पहले बनाते हैं कि भाई मेरे घर के अंदर मान लो ये जमीन है हमारी, और मुझे यहाँ पर किचन रखना है, यहाँ पर बेडरूम रखना है, यहाँ पर स्टडी रूम रखना है। ओके, यहाँ पर मुझे ये बाहर का हिस्सा रखना है जहाँ पर मेरी कार पड़ी होगी। ओके, यहाँ पर मान लो कि कपड़े वपड़े धोने के लिए मुझे कुछ मतलब कि ऐसे फर्श बनाना। ओके, जो कुछ भी है, तो ये मैं जो मैप बना रही हूँ ना, वो क्या है, वो रिसर्च डिजाइन होती है। ओके, मतलब कि हम रिसर्च के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर डिजाइन के अंदर होती है। ओके, डिजाइन का मतलब ही ऐसा होता है ना, डिजाइन करते, प्लान बनाते, मैप बनाते। ओके, तो यहाँ पर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो या फिर रिसर्च डिजाइन हो, दोनों का मतलब यही है। ओके, समझ आ गया ना, मेथड, डिजाइन, ये दो, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चले, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या बताया, 100% वहां पर जो भी होता है ना रिजल्ट, मतलब कि सही होता है। ओके, मतलब पूरे रूप में वो प्रायोगिक ही होता है, पूर्ण रूप से होता है। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ट्रू का मतलब ये होता है पूर्ण रूप से वहां पर प्रायोगिक किया जाता है। ओके, उसमें मतलब क्वासी में क्या होता है, वो आधा प्रायोगिक होता है। ओके, लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंट पे 100% वो प्रायोगिक होता है। समझ आया। चलिए, तो इसको हम इसीलिए वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना भी बोलते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखो, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ओके, 2 ग्रुप रेंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। ओके, 2 ग्रुप स्टैटिक डिजाइन और रेंडमाइज ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। जब मैंने ये पढ़ाया था ना, तब बच्चे मतलब कंफ्यूज हुए होंगे कि मैम ये पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा रही है, लेकिन देख लो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, 1 ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन, ये सारी डिजाइन मैंने आपको समझाई है, पढ़ाई है। ओके, और मैंने यहाँ पर आपको ट्रू एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था कि यहाँ पर रेंडमाइज किया जाता है, रेंडमाइज किया जाता है ग्रुपों को, है ना, रेंडमाइज किया जाता है। फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। ओके, जस्ट वेट, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, ओके, चल, थोड़ा सा चार्जिंग में प्रॉब्लम था। ओके, ओके, अब नहीं होगा, चलो। ओके, तो यहाँ पर मैं
क्या बता रही थी, कंट्रोल ग्रुप होता है एक तो आपका, है ना, कंट्रोल ग्रुप होता है, ये बताया था, रेंडमाइजेशन होता है, कंट्रोल ग्रुप वहां पर होता है। ओके, जबकि क्वासी एक्सपेरिमेंटल में आपका रेंडमाइजेशन नहीं किया जाता। ओके, मेन चीज आपकी रेंडमाइजेशन थी। ओके, मतलब कि रैंडमली हम ग्रुपों को सिलेक्ट करते हैं, अगर पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज करते हैं वो भी रैंडमली चूज करते हैं। ओके, और सैंपल में से भी अगर मैं अलग अलग ग्रुपों में उनको डिवाइड करती हूँ वो भी रैंडमाइज रूप से ही करती हूँ। ओके, तो ये बात यहाँ पर थी, और ग्रुपों को कंट्रोल भी यहाँ पर किया जाता है। ओके, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई भी थी और आपको याद भी करवाई थी। ओके, उसी के बेस पर आपको यहाँ से आंसर भी बन जाएगा। ओके, तो देखो पहले यहाँ पर वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की बात हो रही, एक ही ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप तो वैसे भी आपका है नहीं, तो ये तो गया। वन ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं, उसका पहले प्री टेस्ट लेते हैं, टेस्ट 1 लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। ओके, मतलब कि आईवी देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका चेक करते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट हुआ। ओके, तो मतलब यहाँ पर कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है कंपेयर करने के लिए। तो ये वाला आपका क्या होगा, ये गया आपका काम से। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, रेंडमाइज होते हैं, सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी है, और रेंडमाइज करके लिया हुआ है, तो रेंडमाइज से ही पता चलता है कि आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ये पार्ट है। ओके, तो ये वाला वैसे भी आपका सही हो जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर से दोबारा याद दिलवा देती हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होते हैं, जो भी प्रयोग पात्र होते हैं, मतलब कि जो हमारे रिसर्च के अंदर जो सैंपल होते हैं उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, उसको क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। तो यहाँ पर क्या होता है कि पोस्ट टेस्ट, यहाँ पर मैंने एक्स दे दिया, एक्स क्या है भाई, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि एक ग्रुप है ना उसको मैं आईवी दे रही हूँ, दूसरे ग्रुप को मैं आईवी नहीं दे रही, जिनको मैं आईवी नहीं दे रही वो हमारा क्या है, कंट्रोल ग्रुप है। ओके, कंट्रोल ग्रुप है। अब देखो इसको मैंने आईवी दिया, इसको नहीं दिया, और फिर जाके मैं यहाँ पर पोस्ट टेस्ट ले रही हूँ, मतलब उनका टेस्ट ले रही हूँ कि उन पर क्या इफेक्ट हुई है ग्रुप ए में। ओके, और ग्रुप बी में क्या इफेक्ट हो रही है। ओके, उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया गया है तो उनकी क्या रिजल्ट मिल रहा है, और जिनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है उनका क्या रिजल्ट मिल रहा है। ओके, फिर जाके दोनों ग्रुपों की कंपेयर करूंगी। ओके, तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको मिल गई, कंट्रोल ग्रुप भी मिल गया, रेंडमाइजेशन करके लिया हुआ है। ओके, तो ये आपका सही हो गया बी। चलो अब देखो तीसरा है 2 ग्रुप स्टैटिक डिजाइन। ओके, यहाँ पर क्या होता है, जो 2 ग्रुप लिया जाता है, स्टैटिक मतलब स्थिर किया जाता है। ओके, उसके अंदर मतलब कि हम रैंडमाइज नहीं करते। ओके, इसमें हम स्टैटिक डिजाइन के अंदर हम रैंडमाइज नहीं करते। ओके, तो ये वाला आपका इसीलिए गया। ओके, यहाँ पर 2 ग्रुप जरूर है, कंट्रोल ग्रुप और आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप, 2 ग्रुप जरूर है, लेकिन यहाँ पर रैंडमाइज नहीं होता है। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की एक मतलब कि उसकी क्या है, ये बोल सको, अजम्पशन बोल सको, जो भी बोलो। ओके, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सको, जो भी बोलो, उसके लिए 2 चीजें होनी, उसकी शर्तें हैं, 2 शर्तें, एक रैंडमाइजेशन और कंट्रोल, दोनों की दोनों होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका गया काम से। ओके, सी वाला गया। तो यहाँ पर हमने कौन सा निकाला, एक ए वाला और ये सी वाला। ओके, बी वाला हमारा करेक्ट है। अब डी वाला देखो, रैंडमाइज ग्रुप ऑफ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, यहाँ पर रैंडमाइज किया जाता है। ओके, रैंडमाइज करके हम ग्रुप है उसमें एक ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप को लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, उसका प्री टेस्ट भी लेंगे। ओके, और उसका क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट भी लेंगे। ओके, लेकिन क्या है यहाँ पर रेंडोमाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मतलब रेंडोमाइज होना ही चाहिए। ओके, रेंडोमाइज करके अगर आप नहीं ले रहे तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में चला जाएगा, क्योंकि क्वासी के अंदर कंट्रोल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा लेकिन रेंडमाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ट्रू एक्सपेरिमेंटल के लिए रेंडमाइजेशन का होना 100% जरूरी होता है। ओके, इसी वजह से ये आपका सही है। फिर 1 ग्रुप टाइम सीरीज डिजाइन, यहाँ पर तो एक ही ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर मतलब कंट्रोल ग्रुप तो है ही नहीं, और यहाँ पर जो टाइम सीरीज के बेस पर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम रैंडमाइजेशन नहीं करते, तो ये वाला गया। ओके, देखो आपको ये सारे डिजाइन जो है ना, वो अगर उसके नाम भी याद नहीं रहते ना, तो मतलब इनके नाम जो आप देख पा रहे हैं ना उसके वर्ड से ही आपको पता चलेगा। ओके, अदरवाइज आपको उसके कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए, थियरी के बारे में पता होना चाहिए,
चाहिए कि इसके अंदर क्या मतलब कि मामला है। ओके, उसके अंदर क्या कहना चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, ए और सॉरी बी और डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही टाइम निकालती हूँ, सच बोलूँ तो। ओके, दिल से बोलूँ तो दिल से लाइक किया करो। ओके, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला भले ही बोला हम नहीं करेंगे। लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। ओके, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपके जोड़ मिलाना है। एक तरफ है आपके रिसर्च के स्टेप है, दूसरी तरफ आपके उसकी जो प्री क्वेश्चंस एंड नीडेड एप्रोप्रिएटेशनस। ओके, मतलब कि उसके बारे में बताया गया है कि कौन से स्टेप के अंदर क्या चीज़ें होती है, ये बताया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर वर्ड्स अगर आपने पकड़ना सीख लिया ना तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे, 100% गलत नहीं होंगे। ओके, अगर आपने वर्ड्स को पकड़ना नहीं सीखा है तो फिर आपका हो गया कल्याण। ओके, देखो पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मतलब समस्या का निर्माण करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रयोग की गई तकनीक की उपयोगिता, टेक्निक यूज कहाँ पर करते हैं भाई, टेक्निक कहाँ पर यूज की जाती है। ओके, टेक्निक मतलब जो स्टेटिस्टिकल वे में हम टेक्निक यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, तो डाटा एनालिसिस में करते हैं। किस में करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं और फिर वहाँ पर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे कि स्टेटिस्टिकल वे में अगर देखो तो टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके, जो भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट अप्लाई करके हम मतलब कि कैलकुलेट वैल्यू को निकाल कर टैबलेट वैल्यू के अंदर कंपेयर करके उसके बाद हम रिजल्ट को तय करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है या रिजेक्ट हो जा रही है। ओके, वो मैंने आपको हाइपोथेसिस के चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है ना। चलिए उसके बाद देखो क्या है, आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चितता। अब देखो इंटरनल वैलिडिटी की बात आती है, तो वैलिडिटी कहाँ पर हम देखेंगे, तो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर देखते हैं। ओके, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम वैलिडिटी को देखते हैं। ओके, फिर जाके हम क्या है रिलायबिलिटी को देखते हैं। ओके, रिलायबिलिटी को देखते हैं। ओके, वैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें क्या है वो मैंने आपको साइकोलॉजी की चैनल मेरी जो है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता देती हूँ। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की मेरी यूट्यूब चैनल है। ओके, उसी पर मैंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाला हमारा साइकोलॉजी के अंदर एक पूरा यूनिट आता है, उसके अंदर ये वैलिडिटी, सारी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ओके, और वो सारी आपके पेपर 1 में पूछी गई है। ओके, तो ये मत समझिए कि साइकोलॉजी में मैम तो सिर्फ साइकोलॉजी का ही पढ़ा रही, साइकोलॉजी का तो है ही लेकिन पूछा भी जाता है आपके पेपर 1 के अंदर। ओके, क्लियर। तो जिन बच्चों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर जो वीडियो डाले जाएंगे ना उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इम्पोर्टेंट जो भी वीडियो होते हैं वो मैं ग्रुप में उसकी लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपकी वैलिडिटी की बात हो गई। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वो सारी चीज़ देखते हैं। उसके बाद देखो असंबंधित चरों का असंदिग्ध नामपत्रण, मतलब कि अनएम्बिगुअस जो होते हैं, असंबंधित जो वेरिएबल होते हैं। ओके, उनका हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स की बात लेबलिंग करते हैं उनको। ओके, मतलब कि ये वेरिएबल है उसकी इफेक्ट ये हो सकती है। ओके, ये हम धारणा करते हैं। ओके, तो वो कहाँ पर करते हैं, धारणा करते हैं, हाइपोथेसिस के अंदर करते हैं। ओके, तो ये गया आपका यहाँ पर। ओके, तो हाइपोथेसिस में हम यही करते हैं ना, दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच का रिलेशन बताते हैं। ओके, जो मतलब पहले जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं, उनको संबंध में बिठाया जाता है कि भाई इन दोनों के बीच में ये संबंध होगा। ओके, जैसे कि मान लो ना कि एक लड़की और एक लड़का दोनों एक तरफ खड़े हैं, तो लोग क्या करते हैं, मतलब वहां से कोई गुजरता है और उन दोनों को देखते हैं तो वो डायरेक्टली अज्यूम कर लेता है कि हाँ इसका इसके साथ ये संबंध हो सकता है, ये संबंध हो सकता है। कि संबंध क्या है वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम उनको पूछेंगे, है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ओके, ऐसी कंडीशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही स्कूल में जॉब कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ एक मतलब कि ऑफिसर आए चेकिंग के लिए, अब मैडम थी। ओके, तो
मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल में है और मैं मतलब कि असिस्टेंट टीचर के अंदर हूँ। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैम आए हैं तो मतलब कि उनके लिए खाना बनाना है और हम यहाँ पर गांव में ही रहते हैं पास में, तो मैम के लिए खाना तुम घर जाके बना लो और मैं सारा यहाँ पर ऑडिट वगैरह करा रहा हूँ। तो मैंने बोला मैं हम दोनों साइड में जाके बात। अब देखो मेहमान आते हैं, क्या मेहमान के सामने हम जोरों शोरों से ये बोलोगे कि भाई तुम इनके लिए खाना बनाओ, ये खाना बनाओ, वो खाना ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। मेहमान के सामने तो हम नहीं बोलते ना, मतलब गेस्ट के सामने तो नहीं बोलते ना, मतलब साइड में जाके पूछते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना, कुछ तो डिस्कस करेंगे साइड में जाके। तो बस यही काम हम दोनों कर रहे थे। मैम ने सोच लिया कि ये मैडम और सर के बीच में कुछ है। ओके, मतलब कुछ है तो समझ लीजिए कुछ है, क्या समझा होगा उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे सर भी वहाँ पर पास में खड़े थे मैडम के पास, वो चेक करवा रहे थे सारे मतलब कि जो भी डाटा जो भी थे, ओके दफ्तर थे वो सारे मतलब उनको चेक करवा रहे थे। तो मैम ने डायरेक्टली उन सर को पूछ लिया कि देखिए ये मैम और सर के बीच में कुछ है और इस तरीके से कैसे बात करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, दोनों क्या मतलब कि ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, दोनों इस तरीके से पास में खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं। ओके मैं मतलब मैम ने जिस वर्ड में कहा वो वर्ड्स तो मतलब कि डिक्टो वर्ड्स मैं आपको नहीं बता पाती है ना। तो फिर वो जो पास में उनके पास में खड़े सर थे ना, उन्होंने बताया कि मैम ये दोनों पति पत्नी है। तब जाके मैम ना बहुत ही शर्मिंदी हुई। मैम को खुद को लगा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना था चाहिए था। ओके मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं डायरेक्टली ऐसा सोचती हूँ, तो फिर दूसरे लोग तो क्या सोचेंगे, है ना, यही बात होती है। तो यहाँ पर भी यही बात है, बस इसी को याद रख लो भाई। ओके तो हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल हैं उनके बीच में अभी हमें मतलब असंबंधित वेरिएबल है, उनके बीच में संबंध है कि नहीं वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर थर्ड नंबर जाएगा बी के अंदर। फिर देखो फोर्थ नंबर है साक्ष्य पदों पर केंद्रित विषय, मतलब कि फोकस इश्यू इन टर्म्स एविडेंस। एविडेंस के आधार पर हम इश्यू पर फोकस करते हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस है, उसके बेसिस पर हम समस्या को क्या करते हैं, इश्यू का मतलब ही समस्या होता है ना भाई, है ना। तो समस्या के बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। ओके तो ये बात हो गई, एविडेंस के बेस पर तो हम काम करते हैं। रिसर्च करते हो भाई, री प्लस सर्च, है ना, फिर से रिसर्च कर रहे हैं मतलब सर्च कर रहे हो, तो पुराने वालों ने जो भी रिसर्च किए हैं उनके डाटा को मतलब उन्होंने जो रिसर्च किया है उसको, उस एविडेंस के आधार पर आप नए समस्या को ढूंढ लेते हो, है ना। तो ये हो गया आपका समस्या निर्माण। क्लियर। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ रही, डिटेल्स में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा समझा होगा, टाइम जो है बहुत ज़्यादा मतलब बीत गया है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाए। ओके अगेन इसलिए समझा रही हूँ सारे, वरना डायरेक्टली अदर लोगों की तरह मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर भी करवा सकती थी। ओके लेकिन आंसरों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके और क्वेश्चन को भी समझना ज़रूरी है। तो देखो ए के अंदर हमारा क्या गया, फोर्थ गया। ए के अंदर फोर्थ कहाँ पर, बस एक ही में से आपका आंसर बन जा रहा है। ओके तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आगे देख लेते हैं, सेकंड के अंदर हमारा क्या था, थर्ड नंबर था, बिल्कुल भी है। सी के अंदर कौन सा है हमारा, दूसरा नंबर का बोला है, वैलिडिटी वाला। ओके तो ये भी सही है। और टी के अंदर हमारा फर्स्ट है। ओके जो कि हमारे टेक्निकल की बात हो रही है, जहाँ पर हम टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके और उसके बेस पर डाटा का एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। क्लियर। चलो तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है उसके यहाँ पर भी जोड़ मिलाना है, स्टेप ऑफ रिसर्च दिए हुए हैं। ओके रिसर्च के स्टेप है और यहाँ पर भी यही बात है। ओके मतलब कि इसके बेस पर आपको क्या है, उसके अंदर के डिटेल्स दी हुई है। ओके सबसे पहले हम डिटेल से लिस्ट 2 से ही चलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ओके आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकीय तकनीक, डाटा को एनालिसिस करने के लिए स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं। कौन सा होगा, अभी जस्ट अभी समझा है ना, जस्ट अभी समझा है। ओके तो डाटा का एनालिसिस करते हैं। ओके और वो भी क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करके। किस में आता है, तो डायरेक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। हाइपोथेसिस का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके क्लियर। चलिए
अब देखो टेस्टिंग और मेकिंग दोनों चीजें अलग है। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहले बना लेते हैं। ओके, ये हम पहले बनाते हैं और जो बनाया है उसको टेस्ट करते हैं डाटा एनालिसिस के अंदर, कि हमने जो अज्यूम किया था, हमने ये सोचा था कि इस लड़की का इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है, वो हमने हमारे दिमागी मतलब कि दिमागी विचारों से सोचा था कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा। लेकिन जब जाते हैं उसके पास, उसको पूछते हैं, ओके, पूछताछ करते हैं कि भाई आप लोग कहाँ से हो, क्यों यहाँ पर खड़े हो, क्या रिश्ता है आपके पास, मतलब आपके बीच में क्या रिश्ता है, वो सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बेस पर हम बता पाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। ओके, समझ आया ना, जैसे कि हमारे किस्से में बना था। ओके, पहले मैडम ने सोच लिया कि इन दोनों के बीच में मतलब वो क्या होते हैं, प्रेमी पंखी होते हैं ना, पंछी होते हैं, प्रेमी पंछी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वैसे मतलब लव बर्ड होंगे। ओके, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो लव बर्ड नहीं है, ये तो शादीशुदा लोग हैं। ओके, ये वाली बात है। तो जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने पूछ परछ की, ओके, पूछताछ की, उसके बाद उनको रिजल्ट मिला कि ये दोनों लव बर्ड नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों पति पत्नी। ओके, तो ये बात है। तो मेकिंग और टेस्टिंग में ये बात है। ओके, मेकिंग में लव वर्ड को याद रख लो, टेस्टिंग में याद रख लो शादीशुदा थे। ओके, समझ आया चीज। ओके, चले फिर दूसरा है चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता। मतलब कि जो यूनिट चूज कर रहे हैं, यूनिट मतलब पॉपुलेशन को चूज कर रहे हैं हम, है ना, जिन पॉपुलेशन को हम चूज कर रहे हैं उसको यूनिट बोला जाता है। और उनमें से जो सैंपल को लिया जाता है, सैंपल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई बताओ, चलो ये किस में आता है भाई, ये किस में बात आती है, जो यूनिट है, रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये सारी चीज कहाँ पर आते हैं, तो सैंपल के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो सैंपल गया आपका शोध प्रतिदर्श लेना। ओके, मतलब कि रिसर्च सैंपल को चूज करना, या तो फिर रिसर्च मतलब सैंपल को लेना यूनिट में से। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्या है, दूसरा वाला है सी में गया। ओके, अब तीसरा वाला देखो, युक्ति युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना, चरों को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब चरों को आइडेंटिफाई कहाँ पर करते हैं, अभी बताया ना, दो, ये लव वर्ड को याद कर लो भाई, है ना। तो ये क्या करता है, दो वेरिएबलों के बीच में मतलब संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसको मतलब कि स्थापित करने के हेतु से उनकी पहचान करता है। क्लियर, तो वो हो गया आपका हाइपोथेसिस मेकिंग। उसके बाद देखो, आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित पारिभाषिक पदों अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन करना भाई। ओके, कोई भी टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, ओके, ये सारी चीजें किस में आएगी, आपके रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर तो आएगी। कॉन्सेप्ट है, फिर कोई भी परिभाषित जो टर्म होते हैं, ओके, वो सारी चीजें हम मतलब कि ध्यान पूर्वक से वहां पर लेते हैं। ओके, रिसर्च प्रॉब्लम जब चूज करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं, वहां पर जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ओके, कॉन्सेप्ट भी तो होते हैं प्रॉब्लम के अंदर, है ना, तो उन सभी को हम सावधानी पूर्वक चयन करते। तो वो गया आपका फोर्थ में। क्लियर, तो अब देखो ए में फोर्थ वाला रखो, बाकी को उड़ा दो भाई। ये तो पहले से देखो एक से ही आपका आंसर बन गया है। ओके, अब दूसरे में क्या है, बी में हमारा क्या आंसर आया था, बी में हमने बोला था आपको थर्ड नंबर। ओके, तो बी में यहाँ पर थर्ड है, बिल्कुल है। सी में देखो, सी में क्या है, 2 नंबर है। ओके, सैंपल की बात हो रही, रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात हो रही यूनिट में से। ओके, तो 2 नंबर आपका है। क्लियर, ओके, डी में है आपका फर्स्ट नंबर। ओके, टेक्निक का यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डाटा एनालिसिस दोनों को साथ में रखना है, क्योंकि डाटा का एनालिसिस करते हैं ना, उसी के अंदर हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। क्लियर, तो डी में गया आपका फर्स्ट। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दो समूह वाले यादृच्छिकृत प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत से के रूप में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है वो कार्य करते हैं। देखिए, 2 ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट्स, पोस्ट टेस्ट की बात हो रही है, ओनली पोस्ट टेस्ट, मतलब कि यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक आपका क्या है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप है। ओके, अब ये 2 ग्रुप है, उनको हमने लिया कैसे है, रैंडमाइज तरीके से लिया है। ओके, रैंडमाइज करके लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर क्या है भाई, एक को दिया जाता है आईवी,
दूसरे को कुछ नहीं दिया जाता, और पोस्ट टेस्ट ओनली लिया जाता है, ओनली शब्द यूज किया गया। ओके, तो पोस्ट टेस्ट ओके लिया जा रहा है, यहाँ पर भी पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा, दोनों ग्रुपों को लिए जाएंगे। ओके, लेकिन आईवी सिर्फ एक ही ग्रुप को दिया जाएगा, किसको? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाएगा। ओके, अब देखो उसमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसी जो रिसर्च डिजाइन है, ओके, उसके अंदर जो वैलिडिटी है, ओके, उसकी वैलिडिटी को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में, मतलब कि उसकी जो वैलिडिटी है उसको मतलब क्षीण बनाना, मतलब क्या होता है? नष्ट करना होता है ना, उसके रूप में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत कार्य करेंगे? तो देखो, पूर्व परीक्षण प्रक्रिया मतलब कि प्री टेस्ट लेकर होगे। ओके, मापक यंत्र मेजरिंग करके, इंस्ट्रूमेंट के बेस पर मेजर करके, चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया। ओके, मतलब कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो सिलेक्शन कर रहे हैं, ओके, उनके बीच का इंटरेक्शन देखेंगे कि भाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, उनके बेस पर कौन सा ऐसा मतलब क्या है कि जो वैलिडिटी को क्या बना रहा है, मतलब कि वैलिडिटी को खराब कर रहा है। ओके, तो उसके बीच का मतलब कि इंटरेक्शन देखकर। ओके, उसके बाद प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया, रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करके। ओके, मतलब कि उसको क्या करेंगे? रिएक्टिव, बार बार रिएक्टिव करके हम देखेंगे कि भाई ये जो वेरिएबल है वो वैलिडिटी को खराब कर रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? बार बार रिएक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, और सांख्यिकीय समासरण मतलब स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन लगाकर। ओके, चलिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर, कौन कौन से आएंगे? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तो आपका चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया हम देखेंगे। ओके, मतलब कि इन दोनों के मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में क्या मतलब कि कौन सी इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारी वैलिडिटी खराब हो रही है। ओके, तो ये तो हमारा कार्य करेगा ही करेगा। फिर रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये भी काम करेगा, हम बार बार रिएक्टिव करके देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल है जो हमारी वैलिडिटी को खराब करता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? सी और डी ओनली। ओके, मतलब कि सी वाला और डी वाला ये दोनों के दोनों जो है वो हमारी वैलिडिटी को खराब करते हैं, उसके सोर्स के रूप में हम क्या करते हैं? उनको मतलब कि उनको देखते हैं, उसके बेस पर हम चेक करते हैं कि कौन सा वेरिएबल है जो वैलिडिटी को खराब कर रहा है। क्लियर? तो सी यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नांकित में से किस अध्ययन में अनुसंधान के उद्देश्य मुख्य साधन के रूप में शब्द अथवा चित्र का रूप लेता है? चलिए इसका बारे में देखो, यहाँ पर वर्ड्स की बात आ रही है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। पिक्चर की बात हो रही है, पिक्चर बोलो, इमेज बोलो, जो भी बोलो, ओके, इनकी बात हो रही है। तो पिक्चर और वर्ड के रूप में हम क्या करते हैं? उसी को हम क्या बना देते हैं? इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं, टूल्स के रूप में काम करते हैं। ओके, मतलब हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं, पिक्चर का यूज करते हैं। ओके, चले ऐसे कौन से मेथड है, ऐसा कौन सा रिसर्च है? ओके, रिसर्च मेथड दोनों एक ही चीज है, मैंने बता दी, रिसर्च के अंदर मेथड आ जाती है। ओके, चलिए तो यहाँ पर है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज, एक्सपोज्ड फैक्टर स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज। चलो ये जो चीजें होती ना वर्ड्स पिक्चर वाली, वो आपके क्वालिटेटिव के अंदर आती है। अब मैंने आपको बता दिया, ओके, आपको कीवर्ड दे दिया, ये किस में आती है? क्वालिटेटिव में आती है। ओके, क्वालिटेटिव जो है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्ड्स पिक्चर्स उनको देखकर भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, चलिए तो पहले देखो, एक्सपोज फैक्टर तो आपका क्या है? क्वांटिटेटिव है ना, ये क्वांटिटेटिव है। और यहाँ पर हम मतलब कि वहाँ पिक्चर और वर्ड्स के बेस पर वर्ड को, अब देखो वर्ड को कैसे करोगे? तो वहां पर पार्टिसिपेंट करके अगर आप किसी को सुन रहे हैं, किसी की बातचीत को सुन रहे हैं, है ना, तो वो वर्ड्स के रूप में आ जाएंगे। तो हम एक्सपोज्ड फैक्टों में क्वांटिटेटिव है इसलिए यहाँ पर यूज नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल भी क्वांटिटेटिव है, ओके, इसीलिए नहीं कर रहे। डिस्क्रिप्टिव सर्वे की बात हो रही, देखो डिस्क्रिप्टिव अगर अकेला होता ना तो वो आपका क्वालिटेटिव में चला जाता, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होता ना तो क्वालिटेटिव में चला जाता, लेकिन बीच में क्या है? सर्वे आया है,
तो सर्वे जो है ना वो आपका क्वांटिटेटिव है। इसी वजह से जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के साथ सर्वे लगता है ना तो आपको समझ लेना ये क्या है, क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। ओके, और ये जो देखो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी जो है, जहाँ पर पार्टिसिपेंट करके हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका क्वालिटेटिव है। क्या है, क्वालिटेटिव। समझ आया? इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा सहभागी प्रेक्षण आधारित अध्ययन या तो फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी। ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब देखो हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, परिकल्पना आधारित नियमन पर अनुसंधान की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। अब रिसर्च के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स को चिन्हित करना है, लेकिन किसके बेस पर, देखो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रिसर्च के बेस पर। हमने आगे भी 2 वर्ड्स बताए थे, एक आपको इंपेरिको इंडक्टिव के बारे में और ये है आपके हाइपोथेटिक और डिडक्टिव के बारे में। अब आप अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे। ओके, बिकॉज इसका डिफरेंस है, मैंने आगे पहले क्लास के अंदर ही मैंने आपको बताया, पहली या दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ओके, चले, पक्षपात से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता अध्ययन से असंयुक्त हो जाता है। ओके, अब देखो उसके बाद देखो मतलब कि यहाँ पर बायस से बचने की बात हो रही है, बायस से बचने की बात हो रही है। उसके बाद देखो अनुसंधानकर्ता अनुसंधानगत परिस्थिति में निमग्न हो जाता है, मतलब कि जो भी रिसर्च कर रहा है ना उसके अंदर मतलब वो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है कि चाहे वो वर्तमान स्थिति हो या भूत की स्थिति हो, उसके अंदर वो तल्लीन हो जाता है। ओके, मतलब कि उसके अंदर निमग्न हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मतलब कि उसके आसपास क्या हो रहा है। समझ आया ना? अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो समझो कि एथनोग्राफी के अंदर हम अगर पार्टिसिपेंट करके हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ही भावुक हो जाता है, तो हम भी वहाँ पर भावुक हो जाते हैं। वहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं कि भाई हम वर्तमान स्थिति में खड़े हैं, भूत की स्थिति में। भूत मतलब वो रात को आता है ना, वैसा भूत नहीं यहाँ करते आता है। ओके, वैसे किसी ने भूत को देखा नहीं, बस हमने उसकी डेफिनेशन दे दी है कि भूत होता है। ओके, लेकिन वो भूत की बात नहीं हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, पास्ट या फिर जो आपकी अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है ओके, उसको वो भूल जाता है। मतलब वो भूल जाता है कि वो रिसर्च कर रहा है, वो तो मतलब उसका हिस्सा बन गया है, वो सामने वाला भावुक हो गया है, वो रोने लगा है, तो ये बंदा भी मतलब ये जो रिसर्चर है वो भी रोने लगेगा। ये सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पर देखना है हाइपोथेटिक और डिडक्टिव की बात हो रही है, ये क्वांटिटेटिव में आता है। ओके, कीवर्ड दे दिया आपको। ओके, क्वांटिटेटिव में आता है, समझ लेना। ओके, कीवर्ड दे दिया। चलो उसके बाद देखो, अनुसंधानकर्ता संबंध स्थापित करना चाहता है और मापित सामाजिक तथ्यों में प्रेक्षित परिवर्तन के कारणों को व्याख्या करता है। यहाँ पर कोज इफेक्ट की बात हो रही है भाई, कोज को देखने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप को देखने की बात करता है। ओके, मेजर करने की बात करता है। देखो वर्ड्स को ही पकड़ना था दोस्तों, वर्ड्स पकड़ना मैंने बताया है, कैसे से वर्ड्स को पकड़ लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, वास्तविक परिस्थितियों प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं भाई, डायरेक्टली सोर्सेज की बात हो रही, डायरेक्टली हम एक्चुअल सेटिंग्स के अंदर हम डायरेक्टली सोर्सेज को डाटा के रूप में उसको यूज करते हैं। ओके, फिर देखो सार्वभौम संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण के प्रतिपादन का प्रयास किया जाता है। यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में फ्री जनरलाइजेशन का यूज किया जाता है भाई, जनरलाइजेशन किया जाता है यूनिवर्सल कंटेक्स्ट के अंदर। चलो अब तो समझ आ गया ना भाई। देखो घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात, बायस जो होता है ना, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव क्या है आपका, साइंटिफिक मेथड पर काम करता है, क्वांटिटेटिव रूप में काम करता है, तो यहाँ पर बायस बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर बायस से बचने की बात होती है, बिल्कुल सही है, ये आपका सही है, बाकी को उड़ा दो पहले। ओके, मैं सारे के सारे ऑप्शन आपको समझा रही हूँ। ओके, दूसरा है देखो, हम अगर निमग्न हो जाते हैं ना, तो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया एथनोग्राफी का। एथनोग्राफी हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव नहीं है, जहाँ पर हम क्या करते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेंट करके, अगर मान लो ना कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्चर रिसर्च करने गया होता है और किसी लड़की के साथ प्यार भी हो जाता है। ओके, ऐसा भी होता है ना भाई, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, उनके साथ रह रहा है, तो हो सकता है ऐसा भी, है ना, तो ये वाली बात है। ओके,
तो यहाँ पर वो निमग्न हो गया, ओके, वो भूल गया कि उसको वो रिसर्च करने यहाँ पर आया है, ओके। तो ये क्वालिटेटिव में होता है, क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पर बिल्कुल भी क्वांटिटेटिव में नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये गया आपका, ओके। तो बी वाला वैसे भी चला गया, इसी से आपका आंसर बन गया, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी रुकना है, ओके, अभी हमें चेक करना है आगे। अब देखो सी कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता संबंध स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल रिलेशनशिप देखता है, कोज को देखता है। कोज इफेक्ट जो है ना क्वांटिटेटिव के अंदर चेक की जाती है, ओके। क्वालिटेटिव में हम ये नहीं चेक करते, कोज इफेक्ट को चेक नहीं करते, ओके। वहां पर हम यही देखते क्या प्रोसेस हो रही, वहां पर रिजल्ट नहीं देखा जाता है, ओके। वहां पर मतलब क्वालिटेटिव में हम जनरलाइज करने के हेतु से कुछ भी नहीं करते, ओके। क्या प्रोसेस हो रही है, क्या हो रहा है उसको देख रहा है, ओके। जबकि यहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटेटिव में क्या देखते हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम सारी चीजें सिस्टमैटिकली रूप से करते हैं और फिर कोज इफेक्ट को भी देखा जाता है, ओके। मेजर किया जाता है, एक वर्ड ये भी देख लो, मेजर मैंने बताया था क्वांटिटेटिव के अंदर कि मेजर वर्ड जहाँ पर भी मिल जाए ना समझ लेना कि क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, मेजर नहीं करते, ओके। वहाँ पर गुणों को देखते हैं, उनको गुणों को मेजर नहीं करते, जबकि क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, आंकड़ों को मेजर करते हैं। क्लियर, तो ये वाला आपका सही है, ओके। तो सी बिल्कुल है, ओके। डी की बात करो, वास्तविक परिस्थितियों। अब देखो डायरेक्ट सोर्स की बात हो रही है, वास्तविक परिस्थिति किसको कहेंगे, जहां पर जाके आप खुद वहां पर देखोगे। अगर मैं जनगणना कर रही हूँ ना तो वहां पर जाके मैं देख रही हूँ, मतलब डायरेक्टली देख रही हूँ, ओके। क्योंकि जनगणना जो होती है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि हम डाटा जो है वो आंकड़ों में इकट्ठा करते हैं ना। लेकिन जो ऐसे सोर्सेज जो होते हैं जो डाटा कलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली हम करते हैं, जैसे ये एथनोग्राफी के अंदर हम किसी कल्चर का मतलब कल्चर पर रिसर्च करें तो वहां पर डायरेक्ट जाकर हम क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं ना, एक्चुअल सेटिंग में, वास्तविक परिस्थिति में क्या हो रहा है, ओके, नेचुरली सिचुएशन में क्या हो रहा है। क्लियर, तो ये वाला आपका क्या है, क्वालिटेटिव का है, इसलिए डी आपका गया, ओके। ई की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो हमने बताया था क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल जो लेते हैं ना, वो सैंपल पर जो रिजल्ट आता है उसको हम पॉपुलेशन पर क्या करते हैं, जनरलाइज कर पाते हैं, ओके। तो ये वाला आपका सही है। तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन की जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो भी समझ में आ रही होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम अच्छे से समझा पा रही है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना नहीं भूलना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं यहाँ पर असर्शन रीजन आ गया है, ओके। तो असर्शन रीजन के मामले में देखो हाइपोथेसिस के क्वेश्चन डाले हैं, ओके। देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखो अभिकथन ए मतलब असर्शन कह रहा है कि शोध परिकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस, मैंने क्या बताया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम पे आपको रिसर्च हाइपोथेसिस वर्ड भी दे दिया जाएगा, है ना, हाइपोथेसिस में ही बोला था। और उसका मतलब सिंबल भी मैंने बताया था H1 था, है ना। तो H1 प्रत्यक्षतः सत्यापित नहीं की जा सकती, मतलब डायरेक्टली हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, ओके। डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो सत्य हो जाएगी, मतलब ये सत्य है, ये कभी नहीं बोल सकते, है ना। बिकॉज मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम कौन सी हाइपोथेसिस बनाते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसको एच के रूप में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को भी साथ में बनाते हैं, अल्टरनेटिव को भी बनाते हैं। ये वाली आपकी काम नहीं करती है, ये वाली आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, तो इसको चेक करते हैं। चेक किसको किया जाता है, इन दोनों को चेक किया जाता है, ओके, इन दोनों को चेक किया जाता है। और देखो ये आपकी गलत हो जाएगी तो हम इसको देखेंगे, अगर नल हाइपोथेसिस है, ओके, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तो जाके आपकी अल्टरनेटिव है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टली इन दोनों में जाए बिना ही डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी सत्य हो गई, ओके। बिकॉज हमें यहाँ पर चेक भी तो करना है, नल हाइपोथेसिस के बेस पर चेक करते हैं। नल हाइपोथेसिस बताता है नो डिफरेंस, मतलब कि कोई डिफरेंस ही नहीं दोनों के बीच में, और फिर जाके उसका टेस्ट करते, बराबरी वालों को ही देखा जाता है ना भाई, बराबरी वालों के मतलब कि बराबरी किन लोगों के बीच में होती है, समान लोगों के बीच में होती है। समान लोग मतलब कि मान लो कि जिनकी आय जो है वो समान है उन लोगों के बीच में कंपेयर की जाती है।
जाती है। कंपेयर वहीं पर होती है ना जो समान होते हैं, है ना। छोटे बच्चे के साथ बड़ों की, मतलब कि बड़े पर्सन की अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो रिजल्ट तो क्या मिलेगा कि छोटा बच्चा है वो कमजोर है, बड़ा पर्सन है वो मतलब क्या है, वो ताकतवर, यही होता है ना। लेकिन बड़े पर्सन के साथ बड़े पर्सन को रख लो ना भाई, है ना। ताकतवर के पास ताकतवर को रखोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर भी यही बात है। ओके, तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या बताती है, दोनों चीजें सेम है। ओके, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, और फिर जाके टेस्टिंग करने के बाद ही हम बता पाते हैं कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी क्या रिजेक्ट होगी। समझ आया ना। तो डायरेक्टली हम उसको सत्यापित नहीं की कर सकते हैं, ये असर्शन आपका क्या है, ट्रू है। ओके, अब रीजन बता रहा है क्योंकि। ओके, यहाँ पर देखो मैं अगेन असर्शन पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ रीजन को जोड़ती हूँ। ओके, ताकि समझ आ जाए आपको। शोध परिकल्पना यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या तो फिर रिसर्च हाइपोथेसिस या तो H1 प्रत्यक्षतः सत्यापित नहीं की जा सकती क्योंकि निराकरणीय परिकल्पना अनुसंधानकर्ता के इस दावे में सहायक होती है कि उसके शोध परिणाम आकस्मिक अथवा संयोगवश नहीं है। क्योंकि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो आपके रिसर्चर के इस दावे में सहायक होती है, मतलब कि हेल्प करती है रिसर्चर को कि उसके जो भी रिसर्च का रिजल्ट मिला है वो आकस्मिक या संयोगवश नहीं है। ओके, वो हमने मतलब कि क्या है प्रॉपरली तरीके से सिस्टमैटिक रूप से डाटा को कलेक्ट करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हम बता पा रहे हैं कि हाँ अब हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जा रही है या रिजेक्ट हो जा रही है। और उसी के बेस पर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के रिजल्ट को भी देखते हैं, मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ओके, तो दोनों के दोनों क्या है आपके सही स्टेटमेंट है। और जो है मतलब कि जो आपका आर है वो ए का क्या है, मतलब पूरा का पूरा जो रीजन है वो ए असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लियर। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दोनों के दोनों करेक्ट है। और आपका जो असर्शन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लियर ना, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के बेस पर तो हम चलते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, है ना। तो डायरेक्टली हम अल्टरनेटिव पर नहीं जा पाते। ओके, ये बीच का काम करता है नल हाइपोथेसिस। H0 है ना वो पुल का काम करता है। ओके, ऐसे पुल का काम करता है, इसी वजह से डायरेक्टली इसको हम ये नहीं बोल सकते, इसको सत्यापित नहीं कर पाते। ओके, वेरीफाई डायरेक्टली नहीं कर पाते, पहले इसको वेरीफाई करना होता है उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। अब तो आपको आना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन किए और इनमें मुझे लगता है 3 बार तो ये वर्ड आए होंगे, 3 या 4 बार। ओके, एथनोग्राफिक मेथड है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, एक्सेजेटिक, ओके एक्सेजेटिक रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। चलो, ये जो एक्सेजेटिक रिसर्च है ना इसका व्यास्यात्मक शोध दिया है ना उसका, वैसे मैंने इसका क्या है भाई मीनिंग देखा था गूगल पर सर्च करके, तो वहां पर व्याख्यात्मक शोध ऐसा वर्ड मिला है मुझे। ओके ओके, चले समझिए। अच्छा बताओ, पार्टिसिपेंट किस में करते हैं, एथनोग्राफी में करते हैं, नृजाति में करते हैं, यहाँ से ही आंसर बन जा रहा था, है ना। तो फर्स्ट इज आपका करेक्ट आंसर है, हिस्टोरिकल के अंदर हम पार्टिसिपेंट नहीं करते बिकॉज वहां पर घटना घटित हो चुकी होती है और बहुत पुरानी घटना होती है। ओके, हिस्टोरिकल में याद रखना है पुरानी घटना होती है। ओके, फिर यहाँ पर देखो एक्सेजेटिक रिसर्च है, ये क्या होता है, व्याख्यात्मक शोध होता है, मतलब किसी ने गद्यांश कहा है उसको सुनकर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, तो वैसे व्याख्यात्मक रूप से जो रिसर्च किया जाता है उसकी बात है। ओके, और एक्सपेरिमेंटल की तो आपको पता ही है, प्रयोग करके हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो हम पार्टिसिपेंट करते नहीं है भाई, है ना। इसी वजह से यहाँ पर आपका आंसर क्या है, एथनोग्राफिक है। एथनोग्राफिक को ही याद रख लो,
जो मतलब कि आपका क्या है, पार्टिसिपेंट करके ही हम वहाँ पर रिसर्च करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है। चलो अब यहाँ पर क्या बात होती है कि हाइपोथेसिस जो है वो हम टेस्टिंग करते हैं जिसकी अफर्मेशन एंड डिसअफर्मेशन होती है। ओके, उसके मतलब उसके रूप में होती है। तो उसमें कौन सी विधि जो है वो मतलब कि परफेक्ट बैठती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से मेथड में हम कर पाते हैं। ओके, जिसके बेस पर हम अफर्मेशन एंड डिसअफर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। ओके, चलिए तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है या फिर एक्सजेनेटिक मेथड। चलिए बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहाँ पर होती है। तो मैंने बताया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है ना वो स्टेटिस्टिकल वे से हम करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं। अब देखो कभी कभी क्वालिटेटिव में भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, लेकिन वो टेस्ट कैसे करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पर जो हाइपोथेसिस जो अज्यूम कर किया था हमने, उस अज्यूम के बेस पर हम बता पाते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो ये कहना चाहती है और उसका रिजल्ट ये मिला है। ओके, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो प्रॉपर वे में होती है ना वो क्वांटिटेटिव के अंदर होती है। और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होती है, स्टैटिस्टिक टेक्निक का यूज करके हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर जाके बताते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही हो रही है या फिर गलत हो रही है। ओके, तो यहाँ पर पहले तो ये देखो कि इसमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन से है और क्वालिटेटिव कौन सा है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, देखो यहाँ पर सर्वे वर्ड नहीं दिया, मैंने क्या बताया था, सर्वे वर्ड दिया होता तो वो आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव आ जाता। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मेथड अकेला दिया है, सर्वे वर्ड नहीं दिया है, तो ये क्या है आपका क्वालिटेटिव है। ओके, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं चीजों को। ओके, वर्णन करते हैं, जिसका विवरण करते हैं, वर्णन करते हैं। ओके, उस बेस में एक्सपेरिमेंटल क्या है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, क्वांटिटेटिव है। ओके, क्या है, क्वांटिटेटिव है। ओके, उसके बाद देखो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव है। ओके, हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिकल आपका क्वालिटेटिव है। ओके, क्वालिटेटिव है। चलो एक्सेजेटिक मेथड है, व्याख्यात्मक या गद्यांश को सुनते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो भी क्या है आपका क्वालिटेटिव है कि क्वालिटेटिव। अब बताओ आंसर क्या आएगा, क्वांटिटेटिव सिर्फ आपके पास दो ही है, एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्स पोस्ट फैक्टो। इन दोनों में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो बी और सी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए ओके, और जिन बच्चों को अभी भी ये जो सारी मेथड है ना वो मैंने रिसर्च के टाइप्स में ही पढ़ा ली है, क्योंकि रिसर्च और मेथड दोनों सेम है। ओके, सिर्फ मैंने बताया ना बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स आ जाता है, यही काम है। मतलब छोटे बॉक्स के अंदर बड़े बॉक्स के गुण तो आ ही जाते हैं, है ना, तो ये वाली बात है। ओके, इसीलिए मेथड के अंदर हम अलग से उसको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज मैंने रिसर्च में उसको डीपली आपको पढ़ा दिया है। ओके, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखे वीडियोस तो वो देख लेना। बी और सी इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पर आपको जोड़ मिलाना है। ओके, ओके चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पर पहला है ओके, लिस्ट 2 से हम जाएंगे। ओके, लिस्ट 2 से जाएंगे। ओके, आंकड़ों का सारणीकरण और ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, मतलब कि डाटा जो है ना उसको हम टैबुलेट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, जो भी डाटा हमें मिला ना उसको टेबल के अंदर रखते हैं और उसको ग्राफिकल मतलब कि चार्ट के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कि क्या मतलब हमारे डाटा मिले। ओके, तो ये क्या होता है आपका डाटा एनालिसिस होता है। ओके, जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जी सेट वालों बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो जो भी बच्चे आज के लाइव चैट के अंदर जो जी सेट वाले बच्चे हैं ना उनको तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज उनको तो मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है रिसर्च। ओके,
और जिन बच्चों ने मतलब कि अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है नेट वाले बच्चों ने, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन पुरानी वीडियोस जिन्होंने देखी होगी उनको शायद पता होगा। ओके, तो यहाँ पर ये वाला आपका गया, डी का आया आपका 1, डी में क्या आया आपका 1 आया। ओके, उसके बाद देखो एक बृहत्तर सेट से इकाइयों को लेना। बृहत्तर मतलब क्या है, लार्जेस्ट सेट से क्या करना है, सब सेट को लेना। ओके, सब सेट को लेना। ओके, क्या हुआ बताओ, ये किसकी मतलब कि आप देख रहे हो। चलो, ये लार्जर सेट है, उनमें से बड़े में से छोटे को लेना है, क्या है बताओ, क्या होगा इसका मतलब। यस, सबको सैम्पलिंग का बात हो रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग को चूज कर रहे हैं। ओके, सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो आपका सी के अंदर क्या जाएगा, सी के अंदर 2 जाएगा। क्लियर, चलो अब देखो यहाँ पर जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना। अरे भाई क्वेश्चंस कहाँ पर उठाते हैं भाई, इजी है ना, समस्या के अंदर ही तो देखते हैं क्वेश्चनों को। ओके, तो पहले के अंदर ए के अंदर क्या आ गया आपका 3rd नंबर, ए के अंदर आ गया 3rd नंबर। ओके, उसके बाद देखो शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना, अगेन आया, रिलेशनशिप देखना है वेरिएबलों के बीच में। क्या है भाई, लव बर्ड है ना, हाइपोथेसिस मेकिंग। ओके, लव बर्ड याद रख लो, हाइपोथेसिस मेकिंग को बोलना है लव बर्ड, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को क्या बोलना है, शादीशुदा। ओके, ऐसे बोल दो। ओके, तो यहाँ पर आपका बी में क्या आ गया, आपका 4 आ गया। ओके, अब देख लो ए में क्या है, 3 है, ए में 3 है, उसको रखो, बाकी को हटा लो। ओके, दोनों को हटा लिया। फिर बी में क्या है, 4th नंबर, बी में 4th नंबर कहाँ पर है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ये गया काम से। क्लियर, सी में क्या 2 है, सी में बिल्कुल 2 है, डी में 1 है, बिल्कुल है डी में 1। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। अब आपके कितने स्कोर बने हैं वो आपको मुझे बताने हैं, 14 में से आपके कितने स्कोर बने हैं वो आपको लाइव चैट में कमेंट करो, या तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि जहाँ पर भी आपकी मर्जी हो वहाँ पर यूट्यूब पर हमारी चैनल मतलब कि इसी वीडियो में करना। ओके, दूसरे वीडियो में मत करना, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, और फीडबैक जरूर देते रहना। ओके, फीडबैक जरूर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि बच्चे मतलब अच्छे से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। मैं जितना पढ़ाती हूँ वो आपके समझ में आता है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, आपके फीडबैक से ही तो पता चलेगा। कम्युनिकेशन में यही तो पढ़ते हो ना, अगर सेंडर ने कुछ सेंड किया है ओके, तो रिसीवर को मतलब वो जो मैसेज सेंड हुआ है वो रिसीवर को मिला है, तो रिसीवर क्या समझा है, उस मैसेज को कैसे समझा है, ओके क्या समझा है, तो कब पता चलेगा, जब रिसीवर जो है वो क्या करेगा, उसका फीडबैक देगा, है ना। यही तो कम्युनिकेशन के अंदर हम प्रोसेस में देखते हैं ना, तो बस यही काम है। मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पता कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, कहीं पर भी मेरी भी कोई गलतियाँ हैं कि नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन गलतियों को मुझे मतलब कि पर्सनली बताना कि मैम ये गलती है, तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। ओके, क्योंकि किसी भी पर्सन को हम जाहिर स्थल पर ओके मतलब पब्लिक एरिया के अंदर उनको मतलब उनकी गलतियों को नहीं बताना चाहिए, ये मेरा अंगत मानना है। फिर आपका क्या मानना है वो आपको पता है। ओके, लेकिन हाँ उनकी अच्छाई है तो पब्लिक के अंदर चाहे उनको मतलब शेयर करो, अगर उनकी गलती है तो उनको पर्सनल बोलो, तो वो अपने आप को सुधार करने की कोशिश करता है ना। तो फीडबैक जरूर दिया करो कि वीडियो कैसा लगता है, मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है। ओके, चलिए तो तब तक आज के लिए इतना ही। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होगी। ओके, तो सबसे पहले जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है, दिल से ईमानदारी से करना। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल को अगर आपके दोस्तों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी बोल देना कि सब्सक्राइब कर ले। ओके, और कल के वीडियो में हम मैराथन जो LR की हमने मतलब कि निकाली है ओके, कि एक कॉन्सेप्ट के अनेक क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके इस बार जितने भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए एक ही कॉन्सेप्ट में से, उन्हीं को लेकर हमने एक सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, तो उसके बारे में कल को हम मतलब कि पढ़ेंगे सिखाएंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।